आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे स्वतंत्र भारत की राजनीति में कांग्रेस प्रणाली और उसके साथ साथ अन्य दूसरे राजनीतिक दलों के अस्तित्व और उनकी विचारधाराओं के बारे में। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है वह पढ़ेंगे स्वतंत्र भारत में राजनीति अध्याय 2 का चौथा भाग, एक दल के प्रभुत्व का दौर। इसके अंतर्गत कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग कांग्रेस का जो है राजनीतिक प्रणाली पढ़े थे, कांग्रेस प्रणाली पढ़े थे, जिसके अंतर्गत कांग्रेस किस प्रकार से कार्य की थी उसकी चर्चा हम लोग की थी। और आज जो है हम लोग करेंगे कि कांग्रेस के साथ साथ अन्य दूसरे राजनीतिक दल किस प्रकार से कार्य कर रहे थे। तो इस अध्याय भाग 4 में हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस प्रणाली क्या थी, कांग्रेस का गठबंधन स्वभाव क्या था, कांग्रेस किस प्रकार से अन्य दूसरे पार्टियों के साथ जो है वह सरकार चलाती थी। जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं 3 भागों में, कांग्रेस 1952 के चुनाव में या उसके बाद 1957 के चुनाव या फिर जाकर के 1961-62 के चुनाव में जीत हासिल की थी और सरकार बनाई थी। लेकिन बीच बीच में कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा या देश के अन्य दूसरे नेताओं के द्वारा, राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जो है कांग्रेस को चुनौती मिलती रही, जिसके कारण कांग्रेस के स्वभाव में भी परिवर्तन होते रहा। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कांग्रेस प्रणाली, कांग्रेस का गठबंधनी स्वभाव। तो कांग्रेस जो है देख सकते हैं हम लोग, कांग्रेस प्रणाली क्या थी। चुनावी प्रतिस्पर्धा के पहले दशक में कांग्रेस ने शासक दल की भूमिका भी निभाई और विपक्ष दल की, क्योंकि विपक्ष में तो कोई पार्टी थी नहीं। कांग्रेस अकेले जो है वह अधिक से अधिक सीटों पर जीत हासिल कर लेती थी। देखे थे हम लोग कि कम्युनिस्ट पार्टी जो दूसरा राजनीतिक दल था, जो मुख्य विपक्षी दल था, वो मात्र 16 सीट ही जीत पाई थी, जबकि कुल सीटों की संख्या 489 और 494 थी। इस तरह से कह सकते हैं कि बहुत बड़ी राजनीतिक दल के रूप में वह उभर करके आई थी स्वतंत्रता के बाद, जिसका टक्कर देने वाला कोई दूसरा दल नहीं था, राजनीतिक दल नहीं था, कोई विचारधारा नहीं थी। और इसके पीछे का कारण था कि कांग्रेस जो है वह स्वतंत्रता आंदोलन वाली पार्टी थी। उसके बहुत सारे नेता जो थे वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए थे। इसकी जो है राजनीतिक पहुंच जो है छोटे छोटे क्षेत्रों में भी थी, यानी कि कांग्रेस जो है वह पूरे देश में जो है उसका जो है राजनीतिक ढांचा था, सभी जगह इसके जो है सदस्य थे। राजनीतिक गठबंधन के रूप में यह बहुत ही अधिक जो है विस्तृत जो है भूमिका निभाई। देख सकते हैं हम लोग कांग्रेस में विरोधी सामाजिक हितों तथा विभिन्न विचारधाराओं का भी प्रतिनिधित्व था। कांग्रेस के अंदर ही अनेक सामाजिक हितों वाले लोग थे और वे जो है विभिन्न विचारधाराओं पर जो है उसका जो है विरोध भी करते थे, कांग्रेस के अंदर रह करके ही। इसके कारण कांग्रेस जो है पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका निभाई। कांग्रेस में विभिन्न मतों के बीच विरोधी हितों के समायोजन की इस विशेषता में कांग्रेस शैली या प्रणाली कहा गया, यानी कि कांग्रेस में विभिन्न मतों के बीच विरोधी हितों के समायोजन की इस विशेषता, यानी कि जो विरोधी हितों की समायोजन की बात होती थी, इसी को कांग्रेस प्रणाली कहा गया। कांग्रेस जो है किसी भी मुद्दे पर अतिरेक की स्थिति से बचने का प्रयास करती थी। सभी मुद्दों पर संतुलन की नीति थी, विरोधी दृष्टिकोण के प्रति सहनशीलता की भी नीति थी और असंतुष्ट गुटों को भी प्रश्रय दिया गया। असंतुष्ट गुटों के साथ भी बातचीत की जाती थी, ताकि जो है किसी भी प्रकार का जो है राजनीतिक जो है अवरोध उत्पन्न नहीं हो सके और सरकार ठीक ढंग से चलाई जा सके, देश को विकास की पटरी पर लाई जा सके। जो देश चुनाव के समय, आज़ादी के समय जो है त्रासदी से गुजरी थी, जो विलय के कारण या फिर अन्य दूसरी जो समस्याएं आई थी राजनीतिक, धार्मिक या सामाजिक स्तर पर, भाषा के आधार पर, उन सब से निपटने की बात प्रमुखता के साथ वो रखते थे। अब हम लोग एक एक करके जो है वह अनेक जो है राजनीतिक दल जो कांग्रेस के अलावा थे उसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहला दल यहाँ देखते हैं समाजवादी या सोशलिस्ट पार्टी। यह पार्टी जो है आज़ादी के पहले जो है कांग्रेस के अंदर ही था। इस पार्टी का गठन कांग्रेस के भीतर ही 1934 ईस्वी में युवा नेताओं ने किया था। ये नेता कांग्रेस से ज़्यादा परिवर्तनशील और समतावादी बनाना चाहते थे, यानी कि कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा, इन पर जो है वह रूस के समाजवादियों का प्रभाव था, रूसी क्रांति का प्रभाव था। इसके संस्थापक जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता, M जोशी, राम मनोहर लोहिया आदि प्रमुख नेता थे। इन लोगों ने जो है समाज में एक समतामूलक समाज का निर्माण की बात करते थे, समाज के सभी तबके के लोगों की भलाई की बात को प्रमुखता से उठाते थे।
इसकी विशेषता क्या थी? लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा पर विश्वास था इनका, यानी कि लोकतांत्रिक तरीके से जो है वह समाज को विकास किया जाए, अहिंसक रास्ते पर चलने के पक्षधर थे। यह पार्टी पूंजीपतियों को समाज का विरोधी नहीं मानती थी। इस पार्टी से आगे चलकर कई दल बने, जैसे किसान मजदूर प्रजा पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी आदि का भी निर्माण हुआ। तो इस तरह से समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी, जिसके संस्थापक जयप्रकाश नारायण, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण जो है एक सुलझे हुए नेता थे, स्वतंत्रता आंदोलन वाले नेता थे, लेकिन इनके ऊपर समाजवाद का प्रभाव था। इनके ऊपर डाक टिकट भी जारी हुआ था भारत सरकार के द्वारा, और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इनकी मृत्यु 1980 ईस्वी में हो गई थी। तो भारत के एक बहुत बड़े लीडर थे जयप्रकाश नारायण, और उस समय जो है समाजवादी विचारधारा के प्रबल समर्थक थे, अहिंसावादी थे। ये जो है भारत को एक अखंड राज्य बनाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने भी निभाई थी, और साथ ही साथ इस भारत में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, जो 1975 के में जो है इंदिरा गांधी की सरकार के विरुद्ध जो है आवाज़ उठाई थी, भ्रष्टाचार और जो है तानाशाही रवैये के विरुद्ध में, और उसके कारण इनकी ख्याति जो है देश विदेश सब जगह हुई थी। इन्हीं के नेतृत्व में इंदिरा गांधी की सरकार जो है, जो तानाशाही सरकार थी, भ्रष्टाचार वाली सरकार थी, वह उखड़ गई थी। इस प्रकार से जयप्रकाश नारायण के बारे में हम लोग जानते हैं जितना। इसके अलावा आचार्य नरेंद्र देव, ये आचार्य नरेंद्र देव जिनका जन्म 1889 में और मृत्यु 1956 ईस्वी में हुई थी, स्वतंत्रता सेनानी थे और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। आज़ादी के आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए, किसान आंदोलन में भी सक्रिय रहे, बौद्ध धर्म के विद्वान थे। आज़ादी के बाद पहले सोशलिस्ट पार्टी का और बाद में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के ये जो है संस्थापक रहे। इसके बाद इनका चुनाव चिन्ह जो देख सकते हैं, हल, और जो है हल के साथ साथ जो है वह चक्र था, यानी कि समाजवादियों का जो है एक विशेष महत्व था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एक अन्य दूसरा भारतीय समाजवादी दल था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। भारत के विभिन्न भागों में 1920 के दशक में साम्यवादी दल उभरे थे, और वे जो है पार्टी रूस की बोल्शेविक क्रांति से प्रेरित थे। जैसा कि हम पहले भी चर्चा किए हैं कि रूस के ही प्रभाव में थे। रूसी राजनीतिक जो था, रूस की विचारधारा जो थी, समाजवाद की विचारधारा, उससे प्रेरित थे। 1935 ईस्वी तक साम्यवादियों ने कांग्रेस के दायरे में रहकर काम किया, और 1941 में साम्यवादी कांग्रेस से अलग हो गए। इसके संस्थापक थे A.K. गोपाल, M.S. डोंगा, P.C. जोशी, अजय घोष, E.M.S. नंबूरीपाद, जो केरल के मुख्यमंत्री भी बने बाद में। इनकी विचारधारा थी उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूती से लागू किया जाए, कृषकों और मजदूर हितों का समर्थन किया जाए, अमेरिका और पश्चिमी देशों का विरोध हो, अपनी बात मनवाने के लिए हिंसक रास्ता अपनाया जाना और पूंजीपतियों का विरोध करना। इस प्रकार से ये हिंसा को भी बढ़ावा देते थे, हिंसक बात भी करते थे। इस तरह से थोड़ा सा राजनीतिक विरोध था, यानी कि हिंसा को मानने के कारण जो है इस विचारधारा को मानने वाले लोगों को गरम कहा गया, गरम दल के कहे गए या उग्र कहे गए, जो कि समाज में विद्वेष भी फैलाते थे। समाज में जो लोगों के बीच जो एक दूसरे के साथ सामंजस्य था, उसको बिगाड़ने वाले भी कहे गए। इस तरह से कह सकते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है वह एक अलग विचारधारा के साथ भारत में राजनीति की शुरुआत की थी। हम लोग देख सकते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापकों में A.K. गोपालन केरल के कम्युनिस्ट नेता थे। इनका जन्म 1904 में हुआ था और 1977 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। राजनीतिक जीवन का आरंभ जो है कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने किया था। 1939 में कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए। 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी के विभाजन के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी में शामिल और पार्टी को मजबूती के लिए कार्य किया इन्होंने। साथ ही साथ जो है ये जो है सांसद के रूप में विशेष ख्याति प्राप्त की। 1952 से ही ये सांसद रहे। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि ये भी जो है एक अलग तरह के राजनीति की थी इन्होंने, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। उसके बाद है भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ जो है
यह पार्टी जो है आज़ादी के बाद 1951 में इसका गठन हुआ था। इस दल की जड़ें जो है आज़ादी के पहले से सक्रिय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको आरएसएस के नाम से जाना जाता है, या हिंदू महासभा में खोजी जा सकती है। इसके संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, बलराज, अशोक मेहता आदि। इनकी विचारधारा थी, यह पार्टी एक संस्कृति और एक राष्ट्र की विचारधारा पर जोर दे रही थी, यानी कि देश में एक ही संस्कृति होनी चाहिए और एक राष्ट्र होना चाहिए। इनका मानना था कि देश भारतीय परंपरा और संस्कृति के आधार पर ताकतवर आधुनिक। अगला राजनीतिक दल हम लोग देखते हैं भारतीय जनसंघ। यह भारतीय जनसंघ क्या था? तो भारतीय जनसंघ जो है यह इस पार्टी का गठन 1951 में हुआ था, जबकि इसको हम देख सकते हैं कि इसकी दल की जड़ें जो है आज़ादी के पहले से ही सक्रिय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और हिंदू महासभा में खोजी जा सकती है। इसके संस्थापक सदस्यों में से श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, बलराज, अशोक मेहता आदि थे। इस पार्टी की विचारधारा थी एक संस्कृति और एक राष्ट्र। वह कहती थी, इनका कहना था कि भारत जो है एक अखंड भारत है और इसकी संस्कृति एक होनी चाहिए, और इस पार्टी में जो है एक राष्ट्र के रूप में होना चाहिए। पाकिस्तान को भी एक मिला करके एक अखंड भारत बनाने की बात करते थे। धार्मिक अल्पसंख्यकों को रियायत देने का भी इन्होंने विरोध किया था। इनके संस्थापक में देख सकते हैं दीनदयाल उपाध्याय, जो 1916 से 1968 तक थे, इनकी जीवनी दी गई है। इसके बाद में है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो 1901 से 1953 तक रहे, हिंदू महासभा के नेता थे, भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में से एक थे। स्वतंत्रता के बाद नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में मंत्री भी रहे। पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर मतभेद हुआ, 1950 में इस्तीफा भी दे दिया। संविधान सभा के भी सदस्य थे। लोकसभा सदस्य कश्मीर के स्वायत्तता देने के खिलाफ थे और कश्मीर नीति पर जनसंघ के प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार हुए और अंततः इनकी जो है वह मृत्यु हो गई जेल में ही। तो एक बहुत बड़े जो है वह कश्मीर के मुद्दे पर जो है बहुत ज़्यादा जो है इन्होंने जो है बेबाकी से अपनी बात रखी थी कि भारत में इसे मिलाया जाए। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भारतीय जनसंघ जो है किस प्रकार की पार्टी थी। अगली पार्टी हम लोग देख सकते हैं, यह है स्वतंत्र पार्टी, जिसके संस्थापक जो थे वे थे सी राजगोपालाचारी, यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। वही चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी बने थे। इसके अलावा के.एम. मुंशी, एन.जी. रंगा, मीनू मसानी आदि इसके जो है समर्थक थे। इनकी विचारधारा थी, यह पार्टी सरकार के जो है अर्थव्यवस्था में कम से कम हस्तक्षेप की पक्षधर थी। यह कहती थी कि सरकार के कार्य करने की नीतियों में लोग जो है कम से कम हस्तक्षेप करें। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की पक्षधर थी। अर्थव्यवस्था में राजकीय हस्तक्षेप, केंद्रीयकृत नियोजन, राष्ट्रीयकरण और अर्थव्यवस्था के भीतर सार्वजनिक क्षेत्र की मौजूदगी की आलोचना करते थे। निजी क्षेत्र को खुली छूट देने की तरफदारी करते थे, यानी कि पूंजीपतियों का यह समर्थन करते थे। कृषि में जमीन की हदबंदी, सहकारी खेती और खादानों के व्यापार पर सरकारी नियंत्रण के खिलाफ थे। यह दल गुटनिरपेक्षता की नीति और सोवियत संघ से दोस्ताना रिश्ते को कायम रखने को भी गलत मानती थी। इसने यूएसए के साथ नज़दीकी संबंध बनाने की वकालत की थी। तो यह जो है पूंजीपति विचारधारा वाली पार्टी थी, जो रूस के या सोवियत संघ के विचारधारा। भारत जो है वह समाजवादी विचारधारा का प्रवर्तक रहा, अनेक नेता रहे, जबकि यह पार्टी जो थी यह अमेरिका के पक्षधर पूंजीवादियों की पक्षधर की बात करती थी, पक्ष की बात करती थी कि बाजार को खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कार्य करना चाहिए। तो इस प्रकार से चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिनका जन्म जो है 1878 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1972 ईस्वी में हुई थी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे और साहित्यकार थे। महात्मा गांधी के करीबी थे। संविधान सभा के सदस्य भी थे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने थे 1948 से 1950 तक। आज़ादी के बाद अंतरिम केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे। बाद में मद्रास के मुख्यमंत्री बने। भारत रत्न से सम्मानित पहले भारतीय थे। स्वतंत्र पार्टी 1959 ईस्वी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। इनके नाम पर जो है
एक जो है डाक टिकट भी जारी हुआ था। तो वरिष्ठ नेता थे, लेकिन इनकी विचारधारा थोड़ी अलग थी, जिसके कारण जो है ये ज़्यादा जो है पूंजीपतियों के समर्थन थे और इनकी पॉपुलैरिटी उसे नहीं हो पाई जैसे अन्य दूसरे कांग्रेसी नेताओं की थी, क्योंकि ये पूंजीपतियों के समर्थक वाले नेता माने जाते थे। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कांग्रेस के प्रभुत्व के साथ साथ अनेक राजनीतिक दल भी जो है वह साथ साथ कार्य करते थे या साथ साथ चल रहे थे, लेकिन उसकी उतनी जो है पहुंच नहीं थी आम लोगों के बीच में। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस का ही वर्चस्व रहा इस देश में लोकतांत्रिक सरकारों में या लोकतांत्रिक प्रणाली में, और इसलिए इसे कांग्रेस प्रणाली का दौर कहा जाता है पहले 3 आम चुनावों तक। इस प्रकार से हम लोग देखें इस वीडियो में कि किस प्रकार से कांग्रेस प्रणाली आगे बढ़ी, कांग्रेस अपने चुनाव प्रचार में या चुनाव में किस प्रकार से भाग ली, और साथ ही साथ अन्य दूसरे राजनीतिक दल किस प्रकार की भूमिका निभाई पहले 3 आम चुनाव में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।